इधर सुनीता देवी अंदर कमरे में बैठी हुई होती हैं। तभी उसको ध्यान आता है कि सुनैना के हालचाल लिए जाएं। वो अपने पर्स से मोबाइल निकालती है और सुनैना को फोन करती है। हेलो सुनैना। हेलो सुनीता आंटी, आप कैसी हैं? बहुत दिनों बाद याद किया। सुनैना की आवाज में एनर्जी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने गर्मजोशी लहजे में बात करने की कोशिश की। मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तेरी आवाज से लग रहा है कि तू ठीक नहीं है। सुनीता देवी को सब मालूम था, लेकिन वो चाहती थी कि सुनैना खुद ही अपनी आप बीती सुनाए जो भी उसके साथ हुआ है। आंटी, अभी मैं आपको क्या बताऊं? वैसे अभी इस वक्त आप हैं कहाँ? सुनैना ने जानना चाहा। अभी बस मैं तेरे होटल में रुकी हूँ, सुनीता देवी ने रिलैक्स लहजे में कहा। सुनैना को अंदाजा हो गया था कि जिस तरह की औरत है उस हिसाब से इसे अब तक सब मालूम हो गया हो, वरना इस तरह से फोन नहीं करती। तो आप हमारे होटल में रुकी हुई हैं? सुनैना की टोन में एक्साइटमेंट नहीं थी। उसे पता था कि सुनीता देवी अब उससे चुटकियां लेंगी और चटकारे लेकर उससे तलाक के केस से जुड़ी चीजों को पूछेंगी। वैसे मैं आज और रुकूंगी, बस तुमसे मिलने का मन था। अगर तू आ जाती तो कितना बढ़िया होता। सुनीता देवी ने यूं ही झूठे तरह से मन महसूस कर कहा। सुनीता देवी और सुनैना की मां सरला दोनों काफी पुराने दोस्त थी। दोनों अक्सर एक दूसरे से मिलते रहते थे और हर जरूरी फंक्शन में एक दूसरे के यहाँ आया जाया करते थे। लेकिन जब से सरला का देहांत हुआ है, तब से सुनीता देवी और सरला की फैमिली पहले की तरह इतने क्लोज नहीं थी। हालांकि सुनीता देवी भी रॉयल होटल की एक वीआईपी गेस्ट थी और इसी होटल में ही अक्सर उनकी मुलाकात सुनैना से हो जाती है। अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ, वैसे भी मुझे आना था। इतना क्या कर सुनैना फोन रख देती है। इधर इंस्पेक्टर रवि टेबल पर रखी लाल कलर की फाइल को देखते हैं और उसे खोलकर उसमें रखे डॉक्यूमेंट्स को चेक करते हैं। जैसे जैसे रवि डॉक्यूमेंट्स की पड़ताल कर रहा था, वैसे वैसे ही पाखी के माथे पर पसीने आ रहे थे। ये सब कैसे डॉक्यूमेंट्स हैं? इंस्पेक्टर रवि पाखी से पूछता है। पाखी घबराकर कहती है, आप प्लीज ये सब मेरी माँ को नहीं बताइएगा, मैं सुबह से इसे ढूंढ रही थी। अच्छा हुआ इस पर माँ की नजर नहीं गई। ठीक है ठीक है, मैं आपकी माँ को ये सब नहीं बताऊंगा, लेकिन आप मुझे ये तो बताएं आखिर ये सब क्या है? पाखी पानी का सिप लेती है और बताते हुए कहती है, ये सब मेरे पर्सनल बैंक अकाउंट से डॉक्यूमेंट्स हैं। उस फाइल में सिटी टाउन बैंक की चेकबुक होती है जो कि पाखी के नाम पर होती है। इसके अलावा एक डेबिट कार्ड होता है और पाखी के पर्सनल आईडीज भी होती हैं। जब इंस्पेक्टर रवि चेकबुक के पन्नों को पलटता है तो उसकी नजर एक चेक पर जाती है जो अकाउंट पे ही चेक होता है। ये चेक ऋषित के नाम पर होता है और उस पर अमाउंट 10 लाख रुपए भरा होता है। अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक चीज पूछूं? इंस्पेक्टर रवि ने पाखी से कहा। जी पूछिए, पाखी ने जवाब देते हुए कहा। ये 10 लाख का चेक आपने अपने पति के नाम पर काटा है, कहीं कोई दहेज का चक्कर तो नहीं? रवि ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है ऋषित, ऐसा इंसान बिल्कुल भी नहीं है। वो तो मैं बस, इतना कहकर पाखी खुद को रोक लेती है। देखिए पाखी जी, आपको पुलिस के सामने सब सच बताना होगा। हो सकता है आपका एक सच ना जाने कितने झूठों का पर्दाफाश कर दें। रवि ने फाइल को वापस देते हुए कहा। जी मैं समझती हूँ, लेकिन ये मामला उस मामले से अलग है जिसकी तफ्तीश आप कर रहे हैं, फाइल को समेटते हुए पाखी ने कहा। इंस्पेक्टर रवि जाने के लिए सोफे से उठ जाते हैं और प्रताप को भी चलने के लिए कहते हैं। बाहर वाले कमरे में प्रताप के साथ सुनीता देवी भी आ जाती है। इंस्पेक्टर रवि जैसे ही दरवाजे पर पहुंचते हैं, उतने में सुनैना वहां पहुंच जाती है। दरवाजे पर रवि को देखकर सुनैना हैरत में आ जाती है। इंस्पेक्टर आप यहाँ पर? सुनैना सरप्राइज होकर कहती है। हाँ, वो दरअसल हमें आपके केस से रिलेटेड एक लीड मिली थी। हम उसी लीड के सिलसिले में यहाँ पाखी और सुनीता देवी से एक दो सवाल पूछने आए थे। सुनैना पास में खड़ी सुनीता देवी की तरफ देखती है और तभी अचानक से उसकी नजर पाखी पर भी पड़ती है, जो इस वक्त अपनी फाइल को अपनी माँ से छुपाकर रखने की कोशिश कर रही थी। सुनैना देखकर सकते में आ जाती है और ये सोचने लग जाती है कि ये तो उसी रंग की और उसी डिजाइन की फाइल है जिस रंग की फाइल में उसने अपने कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स रखे थे। आखिर ये पाखी के पास आई कैसे? सुनैना अनजान बनकर इंस्पेक्टर रवि से कहती है। तो इस केस से रिलेटेड कुछ सुराग मिला क्या? नहीं, फिलहाल तो नहीं, लेकिन हमें पूरा यकीन है कि जिसने भी हरकत की है हम उसे जल्दी ही ढूंढ लेंगे। इंस्पेक्टर रवि ने इत्मीनान भरे लहजे में कहा। सुनैना को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे पाखी से पूछे कि उसके पास जो फाइल है वो फाइल कैसी है। उसे ये लग रहा था कि कहीं सुनीता आंटी और पाखी दोनों ही बुरा ना मान जाए। खैर, सुनैना के अंदर क्यूरियोसिटी बढ़ती जा रही थी। तभी वो पाखी की ओर देखकर कहती है, पाखी काफी दिनों बाद तुम्हें देखा है, और सब ठीक ठाक? सुनैना ने रिलैक्स टोन में पूछा। पाखी को भी फाइल अपनी माँ की नजरों से बचाना था। वो फाइल को अपने दुपट्टे से छुपाने की कोशिश कर रही थी, जिसे देखकर सुनैना को पाखी पर थोड़ा थोड़ा शक होने लगा। वैसे तुम्हारी फाइल की डिजाइन बिल्कुल मेरी खोई फाइल से मिलती है। आखिर जिसका डर था वही हुआ। सुनीता देवी की नजर फाइल पर पड़ गई। सुनीता देवी को माजरा समझ में नहीं आ रहा था। एक तरफ सुनैना की कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट से भरी फाइल खोई हुई है, जिसकी तलाश पुलिस को उनके स्वीट पर ले आई है। वहीं एक फाइल जो उसकी बेटी के पास है, जिसे वो बड़े औखड़ तरीके से छुपाने की कोशिश कर रही है।
सुनीता देवी फौरन पाखी के पास जाती हैं और उससे एक झटके से फाइल छीन लेती हैं। मां नहीं, पाखी चीखती है। सुनीता फाइल खोलकर देखती है, उसमें चेकबुक, डेबिट कार्ड और पाखी की आईडीज होती हैं। वो भी भौचक्का तब रह जाती है जब रिशित के नाम का 10 लाख का चेक देखती है। ये सब क्या है पाखी? सुनीता जोर देकर पूछती है। तू रिशित को 10 लाख का चेक दे रही थी? तूने खुद को इतना काबिल समझ लिया कि मेरी पीठ के पीछे सब हरकत करेगी? सुनीता गुस्से से लाल पीली हो जाती है। रिशित का नाम सुनकर सुनैना भी हैरत में पड़ जाती है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। वहीं इंस्पेक्टर रवि को लगने लगता है कि कुछ भी हो, ये रिशित है बड़ी पहुंची हुई चीज जिसने दोनों ही फैमिली को घुमा कर रखा है। ये रिशित कहां से बीच में आ गया? आखिर ये माजरा क्या है? कोई मुझे भी समझाए, सुनैना कहती है। इंस्पेक्टर रवि सुनैना को रोकते हुए कहते हैं, मैडम ये तो मियाँ बीवी का मसला है, आई थिंक हमें इससे दूर ही रहना चाहिए। इंस्पेक्टर रवि को यह लगता है कि आखिर सुनैना मैडम सुनीता देवी की फैमिली फ्रेंड है और फैमिली फ्रेंड होने के नाते उनको यह मालूम ही होगा कि रिशित सुनीता देवी का दामाद है। आखिर पाखी रिशित को कैसे जानती है? सुनैना ने हैरत होकर पूछा। आपको नहीं पता? रवि ने हैरत होकर कहा। सुनैना ने रवि के जवाब पर ध्यान नहीं दिया। वो डायरेक्ट पाखी से पूछना चाह रही थी, पाखी तुम और रिशित पति पत्नी हो? ये कैसे? ना तो तुमने मुझे बताया और ना ही रिशित ने बताया। सुनीता ने बीच में बोलते हुए कहा, अब तुम्हें क्या ही बताएं, लेकिन इतना समझ लो हमारी किस्मत फूटी है। इस फूटी किस्मत को अभी हमें 6 महीने और झेलने पड़ेंगे। 6 महीने और? इसका क्या मतलब हुआ? सुनीता को एहसास हुआ कि फ्लो में उसके मुंह से ज्यादा निकल गया। बातों को कवर करते हुए सुनीता ने आगे कहा, सिचुएशन ही ऐसी आ गई थी कि बेटा हम तुम्हें शादी में बुला नहीं पाए, लेकिन जब से उस लड़के से पाखी की शादी हुई है तब से समझ लो बेटा हम एक दिन मुश्किल से काट रहे हैं। सुनीता इतना ही कहती है कि फिर दोबारा से अपना फोकस पाखी पर करती है। तू बड़ी पवित्रता पत्नी बन रही थी, बताए 10 लाख का चेक रिशित को क्यों दे रही थी? गुस्से में सुनीता ने पूछा। डरकर पाखी ने जवाब देते हुए कहा, मैंने उस दिन आपकी और रिशित की बात सुन ली थी। जब मुझे पता लगा कि रिशित के पिता को हॉस्पिटल से बाहर कर दिया जाएगा अगर 10 लाख रुपए का बिल नहीं पे किया गया, इसलिए मैं सिर्फ उसकी मदद कर रही थी। पाखी की आंखों में आंसू थे। सुनीता चिड़चिड़े अंदाज से कहती, वाह तुझे तो वो बेवकूफ बना रहा है, वो एक नंबर का फ्रॉड है। वो अपनी गरीबी का सहारा लेकर तेरे साथ खेल रहा है। तू अभी बच्ची है, तुझे कुछ भी नहीं मालूम। ये सब बातें सुनैना भी सुन रही थी। उसके मन में भी ये ख्याल आने लगा था कि कहीं सच में तो रिशित ने उसे भी बेवकूफ बनाया हो। शायद उसे मालूम हो कि मैं एक अमीर औरत हूँ। उसने अच्छा मौका देखते ही मेरे इमोशंस का फायदा उठाया और मैं भी कितनी बेवकूफ हूँ जो उसे 15 लाख का चेक और अपना VIP पास दे दिया, वो भी बिना कुछ सोचे समझे। उसने ये भी सोचा कि उसके कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स भी तभी गायब हुए हैं जब से वो उसके VIP स्वीट में रहने आया है। इतना इत्तेफाक भी भला किसी के साथ होता है क्या जितना रिशित के साथ हो रहा है? शक ने सुनैना को पूरी तरफ से अपनी गिरफ्त में कर लिया था। रिशित कहाँ है? कहाँ है वो? सुनैना ने तेवर दिखाते हुए इंस्पेक्टर रवि से पूछा। इंस्पेक्टर आप मेरे लिए उसे यहाँ ला सकते हैं? सुनैना ने फिर पूछा। जी ये तो मुश्किल है, लेकिन आपके लिए मैं कोशिश करता हूँ, रवि जवाब देते हुए कहता है और फिर प्रताप के कान में कुछ फुसफुसाता है। प्रताप हाँ में सिर हिलाकर वहां से चला जाता है। इसी बीच सुनीता को भी यह ख्याल आता है कि आखिर सुनैना जैसी इतनी अमीर लड़की रिशित को कैसे जानती है। सुनैना तुम रिशित को कैसे जानती हो? सुनीता ने पूछा। आंटी दरअसल उसने मेरे बेटे ध्रुव की जान अपने सुपर पावर का इस्तेमाल करके बचाई है, सुनैना ने जवाब देते हुए कहा। यह सुनकर वहां मौजूद इंस्पेक्टर रवि, सुनीता और पाखी तीनों ही हैरान हो जाते हैं। सुपर पावर? सुनीता ने हैरत भरे लफ्जों में पूछा। हाँ, उसका यह मानना है कि वो इंसान को देखकर बता देता है कि उसके अंदर क्या बीमारी है। वो यहां तक कि यह भी बता देता है कि बीमारी का इलाज कैसे करना है, सुनैना ने आगे बताते हुए कहा। यह क्या बकवास कहानी उसने तुम्हें बताई? सुनीता सुनैना की बेवकूफी पर हंसते हुए कहती है, वैसे तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, फिलहाल 6 महीने से वो हमारे घर में दामाद बनकर रह रहा है। उसने हमें तो कभी भी अपनी सुपर पावर नहीं दिखाई, उसने तुम सबको बेवकूफ बनाया है, सुनीता आगे कहती है। सुनैना को अब ये यकीन होने लगा था कि शायद सुनीता आंटी सही कह रही हैं। सुनैना जो अपने आप को स्मार्ट लेडी समझती है, आज उसे एक नॉर्मल से कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने वाले लड़के ने बेवकूफ बना दिया। सुनैना के दिमाग में एक थॉट ये भी आ रहा था कि अगर रिशित एक फ्रॉड है तो उसने ध्रुव को ठीक कैसे कर दिया था। कई सारे सवालों की उधेड़-बुन में सुनैना फंस चुकी थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या सच है क्या झूठ है। उसे तो बस अब जवाब चाहिए था। इसी बीच इंस्पेक्टर रवि सुनैना के पास आकर कहते हैं, मैडम जी रिशित आ गया है, उसे लॉबी में रोक के रखो। सुनैना रवि से कहती है और लॉबी की तरफ जाने के लिए निकल पड़ती है। सुनैना के पीछे पीछे सुनीता और पाखी भी आते हैं।
उधर लॉबी के पास ही सीट पर प्रताप के साथ ही ऋषित बैठा हुआ होता है। इतने में ही वहां सुनैना, सुनीता देवी और पाखी भी पहुंच जाते हैं। सबके अंदर एक क्यूरियोसिटी थी कि आखिर ऋषित का सच क्या है। यहां तक कि इंस्पेक्टर रवि भी ऋषित की सच्चाई को जानना चाह रहे थे। हालांकि उन्हें यह नहीं पता कि ऋषित के अंदर सुपर पावर है भी या नहीं, लेकिन उन्हें इतना तो मालूम था कि इस इंसान के अंदर कन्विंसिंग पावर जरूर है। लॉबी में सुनैना बाकी लोगों के आने से भीड़ बढ़ने लगती है। सुनैना को देखते ही ऋषित और प्रताप खड़े हो जाते हैं। तभी ऋषित देखता है कि पीछे से सुनीता देवी और पाखी भी आ रही हैं। वो माजरे को समझ नहीं पाता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। सुनैना उसके करीब आकर कहती है, आखिर तुम्हारा सच क्या है? तुम्हें अगर सिर्फ पैसे ही चाहिए तो ऐसे ही मांग लेते, इतना नाटक करने की क्या जरूरत थी? सुनैना ने बड़े आक्रामक तेवर दिखाते हुए बोला। मैं कुछ समझा नहीं, ऋषित ने बड़े भोले अंदाज में कहा। बहुत भोले ना बनो, तुम्हारी असलियत के बारे में यहाँ सबको मालूम हो गया है। इसी बीच सुनीता देवी ने भी मौके का फायदा उठाते हुए ऋषित को सुना दिया। आप सब क्या कह रहे हो? सर मुझे कोई कुछ बताएगा? ऋषित ने पाखी की तरफ देखते हुए कहा। उससे क्या बात कर रहे हो? तुमने उसे भोली भाली समझकर बेवकूफ बनाने को सोचा। तुम्हें क्या लगा कि तुम उसे 10 लाख मांगोगे और मुझे पता नहीं चलेगा? सुनीता देवी ने गुस्से में बोलते हुए कहा। ऋषित को एक भी चीज पल्ले नहीं पड़ रही थी कि अचानक ये सुनैना, सुनीता देवी और पाखी को क्या हो गया है। तभी लॉबी के पैसेज से चीखने चिल्लाने की आवाज आती है। सभी लोग पैसेज की तरफ भागते हुए जाते हैं। वहां जाकर देखते हैं कि एक 65 साल का बूढ़ा आदमी, जो कि दिखने में होटल का ही गेस्ट लग रहा था, वो अचानक से गश खाकर गिर गया। लोगों ने उसे घेर लिया है। सुनैना भीड़ को हटाते हुए आगे बढ़ती है और कहती है, हटो हटो, देखने दो क्या हुआ है। पीछे से बाकी लोगों के साथ ऋषित भी आ जाता है। जल्दी से कोई डॉक्टर को बुलाओ, लॉबी मैनेजर की आवाज आती है। कोई एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी से, रिसेप्शनिस्ट चिल्लाते हुए कहती है। ऋषित बूढ़े को ऊपर से नीचे तक स्कैन करते हुए कहता है। ब्लड प्रेशर काफी गिरा हुआ है, शुगर भी हाई पर है, जिसकी वजह से क्रिएटिनिन भी हाई है, किडनी डैमेज के चांसेस है। इतना सुनते ही सुनीता देवी बोल पड़ती है, ये बेवकूफ बनाना बंद करो। जैसे ही से लगा कि इसका पर्दाफाश हो रहा है, इसने अपने बंदों के साथ मिलकर चाल चलना शुरू कर दिया। सबकी नजर ऋषित पर चली जाती है। सब एक टूक होकर ऋषित को शक की निगाहों से देखने लगते हैं। क्या ऋषित सबको अपने सच्चे होने का यकीन दिला पाएगा? क्या ऋषित बेहोश हुए बूढ़े आदमी को बचा पाएगा? क्या बूढ़े आदमी का बेहोश होना ऋषित की कोई नई चाल तो नहीं? जानने के लिए सुनते रहिए कहानी का अगला भाग सिर्फ पॉकेट एफएम पर। उस बूढ़े आदमी की सांसें उखड़ी जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि अगर 10 मिनट में ट्रीटमेंट नहीं मिला तो शायद उसकी जान चली जाएगी। उसकी पल्स भी लगातार गिरती जा रही है। ब्लड प्रेशर अब हाई होता जा रहा था। हार्ट बीट तेजी से भाग रही थी। आप लोग भीड़ हटाएं, थोड़ी हवा को आने दें। अंकल को जरा सांस तो लेने दो, ऋषित ने जोर से बोलते हुए कहा। आसपास खड़े लोग हटने लगते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्हें उसकी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था। वो अपनी जगह से टस से मस नहीं हो रहे थे। धीरे धीरे उस बूढ़े आदमी की हालत और खराब होती जा रही थी। इतने में एक आदमी ऋषित से बोलता है, अंकल की तबीयत ज्यादा खराब हो रही है, अगर आप अभी कुछ दवा दे सकें तो बेहतर होगा। अभी अंकल अपने आप ठीक हो जाएंगे, सुनीता ने तंज मारते हुए कहा। ऋषित ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने खुद अंकल की पल्स को अपने हाथों में लिया और चेक करने लगा। पल्स लगातार गिरती जा रही थी। तभी उसकी नजर अपने हाथों पर पड़ी। उसकी हाथ की नसें उसको साफ साफ दिख रही थी। उसकी नसों से रोशनी झलक रही थी। वो रोशनी सिर्फ उसे ही दिख रही थी। उसे अजीब सा फील हो रहा था। उसे ऐसा लगने लगा था कि कहीं वो खुद बेहोश होकर ना गिर जाए। इससे पहले कभी भी उसने इस तरह से महसूस नहीं किया था। तभी इसी बीच डॉक्टर आ जाते हैं। वो उस बूढ़े आदमी को चेक करते हुए बताते हैं, इनका शुगर लेवल बढ़ गया है, ब्लड प्रेशर भी हाई हो गया है, हार्ट बीट फास्ट हो रही है, नब्ज भी तेजी से भाग रही है, इन्हें फौरन हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। डॉक्टर ने भी एग्जैक्टली वही बताया जो ऋषित ने बूढ़े आदमी को चेक करने के दौरान बताया था। यह सुनकर वहां मौजूद लोग शॉक हो जाते हैं। सुनैना को फिर से ऋषित पर यकीन होने लगता है, जबकि सुनीता ये सब सुनकर जल भुन जाती है। इंस्पेक्टर रवि भी हैरानी से ऋषित की तरफ देखता है। तभी एम्बुलेंस भी आ जाती है और उस बूढ़े आदमी को हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। बूढ़े आदमी का उस होटल में कोई जान पहचान का नहीं होता है जो हॉस्पिटल जाकर फॉर्मेलिटीज को पूरा कर सके। ऐसे में सुनैना आगे आकर फॉर्मेलिटीज की जिम्मेदारी लेती है, क्योंकि ये इंसिडेंट उसके होटल में हुआ होता है। सुनैना का साथ देने के लिए ऋषित भी उसके साथ हॉस्पिटल तक चलता है। ऋषित जैसे ही होटल के गेट से बाहर निकलता है, तभी उसकी टक्कर एक अनजान आदमी से हो जाती है। जब पलटकर ऋषित उसे देखता है तो वो आदमी भी ऋषित को पलटकर देख रहा होता है। वो ऋषित को गुस्से से घूरकर देखे ही जा रहा था। उसके लुक को देखकर ऋषित को अंदर से ऐसा फील हो रहा था कि आदमी शायद उसे मारने आया है।
खैर, ऋषित गेट से निकलकर सुनैना के साथ हॉस्पिटल पहुंच जाता है। उस बूढ़े आदमी की फॉर्मेलिटीज करवाने लगता है। सुनैना फॉर्मेलिटीज करके वापस आ जाती है और ऋषित तब तक वहीं रुका रहता है जब तक एक बार उस आदमी को रूटीन चेकअप नहीं होता। जाते जाते सुनैना ऋषित से कहती है, मुझसे मिलते हुए जाना, मुझे तुमसे बहुत जरूरी काम है। ऋषित हामी भरते हुए अपना सिर हिलाता है और सुनैना को गेट तक छोड़कर वापस चला जाता है। ऋषित गैलरी में रखी हुई सीट पर बैठता है और उसकी नजर एक बार फिर से अपने हाथ पर जाती है। ये मेरी नसें अभी भी साफ दिख रही हैं, इसकी चमक अभी तक नहीं गई है, मुझे कमजोरी भी महसूस हो रही है। ऋषित अपने हाथों को देखते हुए कहता है। ऋषित जैसे ही अपने हाथों को उस बूढ़े आदमी के पास लेकर जाता है तो उसकी नसों की रोशनी तेज होने लगती है और जैसे ही वो बूढ़े आदमी के पास से अपने हाथों को दूर ले जाता है तो रोशनी धीमी हो जाती है। आखिर क्या हो रहा है मेरे साथ? ऋषित को अब एक्साइटमेंट से ज्यादा डर सताता है कि आखिर उसके साथ कुछ उल्टा सीधा ना हो, वरना उसके पिता की देखभाल कौन करेगा। 1 घंटे बाद उस बूढ़े आदमी को होश आ जाता है। होश में आती उसकी नजरें ऋषित पर जाती हैं। मैं हॉस्पिटल में हूं क्या? बूढ़ा आदमी दर्द से कराहते हुए कहता है। हाँ अंकल, आप होटल के पैसेज पर बेहोश हो गए थे, हमने ही आपके यहाँ पर एडमिट किया है। अंकल, आपका कोई रिश्तेदार या जान पहचान का कोई हो जिससे मैं फोन करके बुला लूं? ऋषित ने बूढ़े आदमी से पूछते हुए कहा। उस बूढ़े आदमी ने शुरू में कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर चुप रहने के बाद बूढ़ा आदमी बोलता है, इस वक्त जैसी मेरी हालत है मुझे नहीं लगता कि मुझसे कोई मिलने आएगा। मेरे पास तभी लोग आते हैं जब उन्हें पैसों की जरूरत होती है। खैर, एक नंबर है, उस पर फोन मिलाओ, शायद मुझसे मिलने कोई आ जाए। उस बूढ़े आदमी की बातों में दर्द था। फिर वो बूढ़ा आदमी ऋषित को एक नंबर देता है। ये नंबर किसी लड़की का होता है। ऋषित उस लड़की को पूरी बात डिटेल में बताता है और वो लड़की भी ऋषित की बातें सुनकर फौरन हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ती है। तभी एंट्री गेट से एक लड़की तेजी से चलते हुए आती है। उसकी उम्र लगभग 20 साल होगी। उसकी लंबाई भी अच्छी खासी थी। ये वही लड़की थी जिसे थोड़ी देर पहले ऋषित ने बात की थी। ये लड़की उस बूढ़े आदमी की पोती होती है। डॉक्टर उस आदमी का एक बार फिर से चेकअप करते हैं। सब कुछ ठीक होने पर उसे डिस्चार्ज कर देते हैं। जाते जाते वो बूढ़ा आदमी ऋषित को एक कार्ड देता है और कहता है, एक बात जरूर याद रखना, धोखा नहीं खाओगे। ऋषित ने हामी भरकर अपना सिर हिलाया, लेकिन उसे समझ में नहीं आया कि उस आदमी ने जाते जाते ये क्यों कहा कि धोखा नहीं खाओगे। खैर, ऋषित ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। उसे ये ध्यान आया कि सुनैना ने उसे मिलने के लिए कहा था। ऋषित गेट के बाहर आकर ऑटो पकड़ता है, फिर वहीं से सीधे होटल पहुंच जाता है। होटल पहुंचते ऋषित सीधे सुनैना से मिलता है। सुनैना ऋषित का इंतजार कर रही होती है। आओ ऋषित, सुनैना कुर्सी की तरफ बैठने का इशारा करते हुए कहती है। आज दिन में जो भी कुछ हुआ उसके लिए मैं काफी शर्मिंदा हूँ, लेकिन इस वक्त जिस फेज से मैं गुजर रही हूँ वो मेरे लिए काफी मुश्किल है। ऐसा लग रहा है कि मैं अपना सब कुछ गवा दूंगी। सुनैना वाकई में एक स्ट्रांग लेडी थी। उसकी जगह कोई और होता तो शायद वो अब तक टूट जाता, लेकिन सुनैना ने अभी तक खुद को अच्छे से संभाला हुआ था। ऋषित सुनैना का हौसला बढ़ाते हुए कहता है, मैं समझ सकता हूँ कि आप पर क्या बीत रही है। आप मेरे लायक कोई काम हो तो आप जरूर बताएं। सुनैना थोड़ी देर कुछ सोचती है, फिर थोड़ा हिचकिचाते हुए कहती है, हाँ एक काम है जो मुझे लगता है कि वो सिर्फ तुम ही कर सकते हो। अगर मेरे लायक होगा तो वो काम करने से मैं आपको मना नहीं करूंगा। ऋषित ने सुनैना को दिलासा देते हुए कहा। सुनैना ने लंबी गहरी सांस लेते हुए कहा, मेरी माँ के नाम पर एक चैरिटेबल हॉस्पिटल है। वहाँ पर कुछ ऐसे पेशेंट हैं जिनकी बीमारी के बारे में डॉक्टरों को भी कुछ नहीं पता है और ना ही उन बीमारी का कोई इलाज है, लेकिन तुम्हारी सुपर पावर को देखकर मुझे कॉन्फिडेंस आया है कि शायद वो बीमार लोग भी अब ठीक हो सकते हैं। अगर तुम मेरी इसमें मदद कर सको तो तुम मेरे ऊपर एक और एहसान करोगे। ऋषित थोड़ी देर चुप रहता है। उसकी चुप्पी देखकर सुनैना दोबारा बोलती है, आई नो, मैं तुमसे कुछ ज्यादा ही मांग रही हूँ। खैर, तुम मना कर सकते हो। ऋषित ने जवाब देते हुए कहा, आपको मालूम ही है लोगों को अभी मेरी एबिलिटीज पर शक है। मेरे पास ना तो मेडिकल का कोई एक्सपीरियंस है और ना ही कोई मेडिकल डिग्री। कल को कोई भी मेरे खिलाफ केस कर सकता है। उसकी फिक्र तुम मत करो, मेडिकल डिग्री तुम्हें मैं दिलवा दूंगी, सुनैना ने जवाब देते हुए कहा। ऋषित ने इस प्रपोजल पर हाँ कर दिया। अगले दिन दोनों सुबह 10 बजे के करीब सरला देवी चैरिटेबल हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। इस हॉस्पिटल को बने लगभग 10 साल हो गए थे और इसमें तकरीबन 50 बेड थे। जब यह हॉस्पिटल बना था तो उस वक्त यह लखनऊ का जाना माना हॉस्पिटल था, लेकिन इन 10 सालों में काफी कुछ बदल गया है और काफी नई नई तकनीकों से लैस हॉस्पिटल बन गए हैं। यहाँ पर ज्यादातर वही पेशेंट एडमिट होते हैं जिनकी बीमारी लाइलाज होती है या फिर जो कई सालों से ठीक नहीं हो पाते। सुनैना ऋषित को एक वार्ड में लेकर जाती है। इस वार्ड में लाइलाज बीमारी की चपेट में आए लोग एडमिट हुए होते हैं। सुनैना ऋषित को 15 साल की एक लड़की जिसका नाम साक्षी होता है उससे मिलवाती है। ये साक्षी है, पिछले 5 सालों से ये यहीं पर रह रही है।
साक्षी के गाल का दायां साइड आधा सड़ चुका था। सुनैना ऋषित को आगे बताते हुए कहती है, जब ये 10 साल की थी तो उसके गाल पर पिंपल हुआ था और देखते ही देखते ये कब इतना बढ़ गया इसे पता ही नहीं चला। ये जो दवा खा रही है उसे खाना बंद कर दे, ऋषित ने उसे देखते हुए कहा। सुनैना आगे और कुछ बताने जा रही थी, लेकिन ये सुनते ही वो चुप हो गई। उसके चेहरे पर यह सोचकर हल्की सी मुस्कान आई कि ऋषित ने बीमारी के बारे में बताने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लिया। और हम इस केस में क्या क्या कर सकते हैं? सुनैना ने पूछा। ऋषित ने जवाब देते हुए कहा, इसके अंदर की स्किन काफी जल चुकी है, इसे हर दिन सुबह और शाम एलोवेरा का लेप लगाना चाहिए और जो दवाइयां खा रही है उसे फौरन बंद कर देना चाहिए। ये सब सुनकर साक्षी को भी तसल्ली हो रही थी। उसे लगने लगा था कि अब वो भी ठीक हो सकती है। आखिर उसकी उम्र ही क्या थी? उसे भी बाकी लड़कियों की तरह ही नॉर्मल जिंदगी को जीना था। अभी ऋषित और सुनैना एक एक करके सब पेशेंट को देख ही रहे थे कि अचानक से सुनैना को फोन आता है। ये फोन इंस्पेक्टर रवि का होता है। सामने से रवि की आवाज आती है, हेलो मैडम, सुनो मैडम। हेलो सुनैना मैडम, आपके लिए बहुत बड़ी खबर है। जिसने आपके डॉक्यूमेंट्स और शेयर की हेराफेरी की थी उसका पता हमने लगा लिया है। वाओ, एक्सीलेंट। सुनैना के पास खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उसे ऐसा लग रहा था कि शायद उसने ये केस ही जीत लिया। कौन है वो जिसने ये सब किया? सुनैना ने रवि से पूछा। इंस्पेक्टर रवि ने जो नाम बताया वो वाकई में सुनैना के लिए शौक से भरा हुआ था। ओह माय गॉड, आई कांट बिलीव। सुनैना पूरी तरह से गुस्से से लाल पीली हो गई थी। गुस्से से ही उसने फिर ऋषित की तरफ देखा। गुस्से में ऑर्डर देते हुए कहा, चलो फौरन यहां से। ऋषित ने घबराते हुए कहा, आखिर हम जा कर रहे हैं? सुनैना ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस इशारे में ऋषित से कार में बैठने को कहा। लगभग 15 मिनट बाद सुनैना की कार रॉयल होटल गेट के बाहर रुकती है और फटाफट से सुनैना कार से उतरकर लॉबी गिफ्ट से लगभग 15 मिनट बाद सुनैना की कार रॉयल होटल गेट के बाहर रुकती है और फटाफट से सुनैना कार से उतरकर लॉबी की लिफ्ट से अपने स्वीट की तरफ भागती है। ऋषित भी उसके पीछे पीछे भागते हुए आता है। सुनैना के स्वीट में इंस्पेक्टर रवि ने मुजरिम को अपनी गिरफ्त में रखा हुआ था। सुनैना जैसे स्वीट में कदम रखती है वो अपने माथे पर हाथ रखकर कहती है, मुझे तो यकीन ही नहीं होता है कि तुम मेरे साथ ऐसा कर सकते हो। कितना भरोसा था तुम पर मुझे। यह मुजरिम कोई और नहीं बल्कि होटल मैनेजर दास था, जिसे देखकर ऋषित को भी हैरानी हुई। आखिर तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? सुनैना ने दास को थप्पड़ मारते हुए कहा। दास ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मैडम मुझे माफ कर दो, मैंने ये सब पैसे के लालच में किया था। तुम्हें माफ कर दूं? तुम्हारी वजह से मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। बताओ किसने तुम्हें पैसे की लालच दी? एक बार मुझसे कह देते, मैं तुम्हें पैसे से मालामाल कर देती। गुस्से में चिल्लाते हुए सुनैना ने कहा, मैडम आपके पति ने मुझे 5 लाख रुपए का ऑफर दिया था। दास ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, लेकिन मेरे पति के साथ तो तुम्हारा झगड़ा चल रहा था, फिर तुम दोनों साथ में कैसे? सुनैना ने दास से पूछा। मैडम झगड़ा तो हमारा अगले दिन खत्म हो गया था। उसके बाद से आपके पति ने मुझे आप पर निगरानी करने को कहा था। सुनैना ने अफसोस मनाते हुए कहा, अच्छा है तुम्हारी असलियत जल्दी सामने आ गई। इंस्पेक्टर इसे मेरी नजरों से फौरन लेकर जाइए। इंस्पेक्टर रवि प्रताप को इशारा करते हुए कहता है, ले चलो इसे थाने में, उसके शेयर के भाव हम बढ़ाते हैं। प्रताप दास को कान के नीचे खींच के मारता है और उसकी कॉलर पकड़कर थाने लेकर चला जाता है। मामला थोड़ा शांत होने पर सुनैना इंस्पेक्टर रवि से पूछती है, आखिर आपने इसे पकड़ा कैसे? इंस्पेक्टर रवि ने जवाब देते हुए कहा, इस पर शक तो था हमें, क्योंकि पैसेज के सबसे कोने वाले सीसीटीवी में हमें फाइल ले जाते हुए इसकी हल्की सी झलक दिखी थी, लेकिन हम पूरी तरह से श्योर नहीं थे ये वही सीसीटीवी में दिखने वाला आदमी होगा। लेकिन हमारा शक यकीन में तब बदला जब कल पैसेज के पास बूढ़े अंकल बेहोश होकर गिरे थे। वो कैसे? ये सवाल ऋषित ने पूछा। थैंक्स टू यू, इंस्पेक्टर रवि ने ऋषित की तरफ देखते हुए कहा। जब आप अंकल की नब्ज टटोल रहे थे उस वक्त हमने इसकी दाएं हाथ में पहनी घड़ी को देख लिया था। ये वही घड़ी थी जो सीसीटीवी में देखने वाले आदमी ने पहनी थी। बाकी इसके डील डोल को लेकर हमें कोई डाउट नहीं था। चलो अच्छा है। सुनैना ने ऊपर देखकर भगवान का शुक्रिया अदा किया। वैसे आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस केस में हमारी मदद की। सुनैना ने इंस्पेक्टर रवि का एहसान मानते हुए कहा। यह तो लखनऊ पुलिस का फर्ज था। इंस्पेक्टर रवि ने इजाजत ली और होटल से थाने के लिए निकल पड़ा। रात हो चुकी थी। सुनैना भी वापस घर जा रही थी। ऋषित ने उसे गेट तक छोड़ा। जब ऋषित सुनैना को गेट पर छोड़कर आ रहा था तो उसने देखा पार्किंग पर लगी काली कार से एक बंदा उसे घूर कर देख रहा है। जब ऋषित ने पास जाकर देखा तो वो बंदा धीरे धीरे उल्टी दिशा में भागने लगा। ऋषित जब थोड़ा और पास आया तो उसने देखा ये वही बंदा है जो कल इससे गेट पर टकराया था। ऋषित उसके पीछे पीछे चल रहा था। अचानक से वो बंदा ऋषित की तरफ मुड़ा और उसने ऋषित के ऊपर गन तान दी। आखिर कौन था ये मिस्टीरियस बंदा और क्यों वो ऋषित की जान लेना चाहता था? आखिर ऋषित को मारने के लिए किसने उसे भेजा है? जानने के लिए सुनते रहिए कहानी का अगला भाग सिर्फ पॉकेट एफएम पर।
एक कदम भी आगे बढ़े तो अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। अपनी 45 एसीपी की हैंडगन को उस अनजान आदमी ने ऋषित के सीने की ओर तान दिया था। ऋषित हड़बड़ा जाता है और अपने कदम पीछे करने लग जाता है। गुड, समझदार इंसान हो, उस अनजान आदमी ने कहा। तुम हो कौन और मुझसे क्या चाहते हो? ऋषित ने उस अनजान आदमी से पूछते हुए कहा। मेरे बारे में तुम्हें ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझ लो कि अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो शहर को जितनी जल्दी हो सके छोड़ दो, उस आदमी ने धमकाते हुए कहा। ऋषित को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये आदमी है कौन और ये उससे क्या चाहता है। इसका इस तरह से धमकी देने का आखिर मतलब क्या है? वो आदमी ऋषित को डराने के लिए अपनी गन को लोड करता है। ऋषित खुद को बचाने के लिए भागने लगता है। थोड़ी दूर भागने के बाद जब ऋषित पलट कर देखता है तो वो आदमी वहां से गायब हो जाता है। ऋषित होटल लॉबी में वापस आते हुए यही सोच रहा होता है कि अब ये क्या नई मुसीबत गले पड़ गई है। जैसे उसे लगता है कि अब उसकी जिंदगी सीधी पटरी पर आ रही है, वैसी उसकी जिंदगी में एक नया भूचाल आ जाता है। आखिर मेरी जान को कोई क्यों लेना चाहेगा और मेरे शहर को छोड़कर जाने से किसी को क्या फायदा मिलेगा? ऋषित ने अपने माथे को खुजलाते हुए कहा। इसी बीच उसका स्वीट आ जाता है। जैसे वो अपने स्वीट के पास आता है तो उसे यह भी ख्याल आता है कि क्यों ना पाखी से भी मिल लिया जाए। भले अपने सास की वजह से उसकी बात पाखी से ज्यादा नहीं होती, लेकिन कम से कम उसे इस बात का शुक्रिया कह दिया जाए कि एटलीस्ट उसने उसकी मदद करने के लिए सोचा। रात तो काफी हो गई, पता नहीं इस वक्त उसे डिस्टर्ब करना सही रहेगा या नहीं। ऊपर से कहीं उस खड़ूस सास ने इस वक्त देख लिया तो पता नहीं वो क्या समझेगी। इतना कहते ऋषित ने पाखी से मिलने का प्लान कैंसिल कर दिया और अपने स्वीट पर आकर आराम करने लगा। रात के 2 बज रहे थे कि अचानक से उसके कमरे की खिड़की पर एक थर्ड सी आवाज आई। ऐसा लग रहा था कि कोई चीज तेजी से खिड़की से टकराई है। उसने पहले सोचा कि कुछ भी हो वो अब अपने बिस्तर से नहीं हिलेगा। ऋषित काफी थक चुका था, इसलिए उसने पहले आराम करने को तरजीह दी। लेकिन जब 10 मिनट के बाद करवट बदलने पर भी उसे नींद नहीं आई तो वो बिस्तर से उठकर खिड़की के पास चला गया। उसने खिड़की खोली और खिड़की के दाएं तरफ एक लकड़ी का छोटा बॉक्स पड़ा था। उसने यही सोचा कि शायद यही बॉक्स खिड़की पर लगा होगा। आखिर ये बॉक्स इतनी ऊपर फेंका किसने होगा? ऋषित ने सोचते हुए कहा। उस बॉक्स के ऊपर क्रॉस का निशान बना हुआ था। बॉक्स के डिजाइन को देखकर लग रहा था कि ये बॉक्स काफी सालों पुराना है। इसे खोलूं या रहने दूं? ऋषित कंफ्यूज होकर कहता है। किसी तरह हिम्मत बांधकर ऋषित ने उस बॉक्स को खोला। उस बॉक्स के अंदर एक स्क्रोल था। स्क्रोल देखने में राजा महाराजा के जमाने का लग रहा था। उस स्क्रोल के अंदर हिंदी में कुछ लिखा हुआ था और ऋषित जब उस स्क्रॉल को ध्यान से देखता है तो उसमें उसका ही नाम लिखा हुआ होता है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है। उस हिंदी के लिखे हुए टेक्स्ट को ऋषित पढ़ता है। ऋषित, तुम्हारे साथ अभी तक जो भी हुआ है वो पहले से ही तुम्हारी जिंदगी में लिखा हुआ था, लेकिन अब जो तुम्हारी जिंदगी में होगा उसे तुम्हें खुद लिखना होगा। ऋषित को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सच है या किसी ने उसके साथ भद्दा मजाक किया है। लेकिन दूसरे पल उसके मन में यह भी ख्याल आ रहा था कि आखिर उससे इस तरह का मजाक करेगा कौन। ऋषित स्क्रोल को बंद करते हुए वापस उसी बक्से में रखता है और सोचते हुए कहता है, कहीं इसका कनेक्शन मेरे सुपर पावर के साथ तो नहीं। वो जैसे स्क्रोल को उस बक्से में रखता है तभी उसकी नजर बॉक्स के अंदर रखे एक कागज के टुकड़े पर जाती है। जब वो उस टुकड़े को उठाता है तो वो कोई साधारण सा कागज का टुकड़ा नहीं होता, बल्कि कोई प्राचीन नक्शा होता है। ऋषित थोड़ी देर उस नक्शे को गौर से देखता है, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। वो चुपचाप उस नक्शे को उस बॉक्स में रख देता है और रखते हुए कहता है, जो भी हो देखा जाएगा, अभी तो फिलहाल बहुत नींद आ रही है। ऋषित बॉक्स को उठाकर अपने बेड के पास रख देता है। सुबह के 7 बज रहे थे कि तभी ऋषित को एक कॉल आती है। ये कॉल सुनैना की होती है। ऋषित, अगर तुम फ्री हो तो हमने जो कल काम अधूरा छोड़ा था उसे पूरा कर ले। सुनैना ने कहा। हाँ बिल्कुल, मैं बस आधे घंटे में तैयार होता हूँ। ऋषित सुनैना को जवाब देते हुए कहता है, ठीक है, फिर मैं भी होटल की लॉबी में ही तुमसे मिलती हूँ। इतना कहकर सुनैना फोन रख देती है। इधर ऋषित भी तैयार होने में लग जाता है। वो भूल जाता है कल रात उसके साथ क्या घटना घटी थी। आधे घंटे बाद ऋषित होटल लॉबी में आ जाता है। लॉबी में रहकर ही सुनैना का इंतजार करने लगता है, जबकि उसके पिता मोहनलाल शर्मा ऋषित से कंस्ट्रक्शन साइट पर जाने के लिए कहते हैं। बेटा, मुझे अपनी कंस्ट्रक्शन साइट पर जाना है। मोहनलाल ने ऋषित को बताते हुए कहा, पापा अभी आपको आराम की जरूरत है। ऋषित ने कंसर्न दिखाते हुए कहा, मैं वहां काम करने थोड़ी जा रहा हूँ, मैं तो बस अपने पुराने यार दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ। वहां पर मैं बस थोड़ी देर रुकूंगा और वापस आ जाऊंगा। मोहनलाल ऋषित को अपनी बातों से कन्विंस करते हुए कहते हैं, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, आप जाइए, फिर मुझे भी थोड़ा काम है। ऋषित कहता है। मोहनलाल ऋषित से इजाजत लेकर जाते हैं और गेट पर पहुंचते ही उनकी मुलाकात सुनैना से हो जाती है। सुनैना उनका हालचाल लेकर लॉबी के अंदर आ जाती है। सुनैना को सामने से आता हुआ देख ऋषित खड़ा हो जाता है। तो हम रेडी हैं, चलें? सुनैना के पास आते ही ऋषित कहता है, हाँ चलो। सुनैना ऋषित के साथ चली जाती है। दोनों फिर से आज सरला देवी हॉस्पिटल जा रहे थे।
कल पूरी तरह से ऋषित सभी पेशेंट से नहीं मिल पाया था। आज जाकर वो सभी से मिलेगा और जो भी उससे पॉसिबल होगा वो उन्हें बताएगा। सुनैना अपनी कार खुद ड्राइव करके आती है और ऋषित उसकी साइड वाली सीट पर ही बैठा होता है। थोड़ी देर चुप बैठने के बाद सुनैना ऋषित से कहती है, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक पर्सनल सवाल पूछूं? इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है, आप बिल्कुल पूछ सकती हैं। ऋषित ने बड़ी वेलकमिंग तरीके से जवाब देते हुए कहा, तुम्हारी शादी। सुनैना थोड़ा सा हिचकिचाई, फिर आगे बोलते हुए कहती है, तुम्हें नहीं लगता कि तुमने बड़ी जल्दी शादी कर ली? और अगर कर भी ली तो सुनीत आंटी की बेटी पाखी से? सुनैना ने ये सवाल पूछ तो लिया, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था कहीं ऐसा ना हो ऋषित इन सवालों का जवाब देने में अनकंफर्टेबल फील करे। लेकिन इसके उलट ऋषित इन सवालों को सुनकर अनकंफर्टेबल नहीं था, लेकिन उसने सवालों का जवाब चालाकी से देना ज्यादा बेहतर समझा। हाँ, एक्चुअली मेरी सिचुएशन ही ऐसी बन गई थी कि मुझे जल्दी से शादी करनी पड़ी। और रही बात पाखी से करने की, तो एक दिन अखबार में मैंने मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट पढ़ा था जिसमें सुनीता देवी अपनी लड़की पाखी के लिए लड़का ढूंढ रही हैं। उन्हें जैसा लड़का चाहिए था उसके लिए मैं फिट बैठ रहा था और इत्तेफाक से हमारी कुंडली भी मिल गई थी। ऋषित ने बड़ा सोच समझकर जवाब दिया। वैसे सुनैना के मन में कई सारे सवाल आ रहे थे और उन कई सारे सवालों में एक सवाल उसने ऋषित से पूछ डाला, तुम्हें नहीं लगता कि सुनीता आंटी का बर्ताव तुम्हारे साथ काफी बुरा है? सुनैना ने पूछा। हाँ, लेकिन इसी बीच बातों ही बातों में हॉस्पिटल आ जाता है। हॉस्पिटल आकर दोनों उसी वार्ड में जाते हैं जहां पर कल दोनों ने साक्षी को देखा था। ऋषित साक्षी से मिलता है और उससे पूछता है, तुम अभी कैसी हो? ऋषित को देखकर वो खुश होकर कहती है, भैया मुझे आज काफी अच्छा महसूस हो रहा है और आज तो मेरे गालों में इचिंग भी नहीं हुई है। सुनैना भी ये काफी सुनकर खुश होती है। दोनों आगे सभी पेशेंट से एक एक करके मिलते हैं। ऋषित सभी को उनकी बीमारी का सही कॉज बताता है और उसके साथ ही उन बीमारी को कैसे ठीक किया जाए उसका भी हल देता है। ऋषित जब सबको बारी बारी चेक कर रहा था तो सबसे आखिरी में एक 60 साल की बूढ़ी औरत का नंबर आता है। उस औरत की दिमागी हालत ठीक नहीं रहती है। जैसे ऋषित उसके पास आता है तो वो औरत उसे देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है, नहीं जाएगा। ऋषित डर कर 2 कदम पीछे चला जाता है। ऋषित जब उसे छूने की कोशिश करता है तो औरत उससे दूर हट जाती है। इसी बीच ऋषित की हाथ की नसों की रोशनी कम ज्यादा होती रहती है। नसों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई इलेक्ट्रिक बल्ब हो जो जल रहा है और बुझ रहा है। इसके अलावा ऋषित को ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसकी बॉडी का खून चूस रहा है। ऋषित को वीकनेस फील होने लगी थी। ये क्या हो रहा है मुझे? ऋषित सिर पर हाथ रखकर कहता है। उसे चक्कर आने लगता है। तभी सुनैना उसे पकड़ लेती है। ऋषित क्या हुआ तुम्हें? आर यू ओके? सुनैना हॉस्पिटल के वार्ड बॉय को बुलाती है और ऋषित को वहां से लेकर डॉक्टर कैबिन में लेकर चली जाती है। वहां पर जाकर ऋषित लेट जाता है और आधे घंटे बाद उठता है। सुनैना उससे पूछती है, ऋषित तुम ठीक तो हो? क्या हो गया था तुम्हें? ऋषित बड़े सॉफ्ट टोन में कहता है, कई दिनों से मैं इधर उधर भाग रहा हूँ इसलिए बॉडी थकी हुई महसूस कर रही है। फिर सुनैना कहती है, कोई बात नहीं, तुम आराम करो। ऋषित आराम करने के मूड में नहीं था। उसने सुनैना से पूछा, वो बूढ़ी औरत कौन थी? जवाब देते हुए सुनैना ने कहा, उसका असली नाम किसी को नहीं पता, लेकिन हमें इतना पता है कि पिछले 20 सालों से उसकी हालत ऐसी ही है। अक्सर जब वो घबराती है तो उसी तरह से बिहेव करती है। किसी को नहीं मालूम कि आखिर उसे क्या हुआ है। सुनैना आगे कहती है, लेकिन आज ऐसा पहली बार हुआ कि वो औरत कुछ बोली है। इससे पहले ना तो उसने कुछ बोला था और ना ही इस तरह से बिहेव किया था। ऋषित भी मन में सोचते हुए कहता है, जो भी है, लेकिन इस औरत की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। मुझे अब इसे छूकर पता लगाना ही होगा कि आखिर इसके इस पागलपन की वजह क्या है। फिर ऋषित सुनैना से कहता है, क्या ऐसी कोई फाइल वगैरह बनी हुई है जिससे हमें इसके ट्रीटमेंट का रिकॉर्ड पता चल सके? सुनैना सोचती है, फिर कहती है, मेरे हिसाब से तो होना ही चाहिए, क्योंकि अक्सर जिन पेशेंट की बीमारी लाइलाज होती है हम उनका ट्रैक रिकॉर्ड नहीं मेंटेन करते हैं। लेकिन ये औरत जब हॉस्पिटल नया नया बना था तब से एडमिट है। उस वक्त सभी पेशेंट का ट्रैक रिकॉर्ड रखा जाता था। मे बी इसका भी ट्रैक रिकॉर्ड हो। फिर सुनैना हॉस्पिटल के केयरटेकर को बुलाती है और पुराने पेशेंट के मेडिकल ट्रीटमेंट का रिकॉर्ड मंगवाती है। केयरटेकर कुछ वार्ड बॉय के साथ हॉस्पिटल के बेसमेंट में बने एक बड़े से कमरे में जाता है और वहां पर धूल से भरी हुई अलमारी में रखे शुरू से एडमिट पेशेंट की फाइलें उठाकर लाता है। फाइलों पर काफी धूल जमा हुई होती है। सभी वार्ड बॉय खांसते खांसते फाइल को लेकर डॉक्टर कैबिन में इंतजार करे सुनैना के सामने बड़े टेबल पर रख देते हैं। सुनैना वार्ड बॉय सभी फाइलों को साफ करने को कहती है। सभी वार्ड बॉय एक एक करके फाइलों को अच्छे से साफ करते हैं। फिर सुनैना और ऋषित एक एक करके सभी फाइलों को चेक करते हैं। तभी एक फाइल पर ऋषित की नजर जाती है और उस फाइल को खोलता है। इस फाइल पर लिखा होता है, मंजू देवी, उम्र 40 वर्ष। यानी जब मंजू देवी 40 साल की थी तब से वो यहीं पर एडमिट है। नाम और उम्र के अलावा उसमें और कुछ नहीं लिखा हुआ होता। इसी बीच सुनैना को एक फोन आता है। ये फोन उसके वकील का होता है। जी वकील साहब,
आपने इस वक्त फोन किया? कोई बात? सुनैना फोन पर कहती है। उधर से वकील की आवाज आती है। जी मैडम, आपके लिए एक अच्छी खबर है। अच्छी खबर है तो जल्दी से बताओ फिर, सुनैना ने एक्साइटमेंट में कहा। कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख दे दी है और अगले महीने अपने केस की सुनवाई होगी। आपके डॉक्यूमेंट चोरी होने की वजह से हमारे फेवर में ये केस और मजबूत हो गया है। आप देखिएगा, जल्दी ही आप इस केस को जीत जाएंगी, वकील ने जवाब देते हुए कहा। सुनकर सुनैना के चेहरे पर रौनक आ जाती है और वो खुशी से कहती है, अमेजिंग, ये तो सच में बहुत ही खुशी की बात है। थैंक यू वकील साहब, आप भी इस केस में काफी मेहनत कर रहे हैं। केस को जीतने के बाद आपको मैं एक बड़ी पार्टी दूंगी। थोड़ी देर फोन पर बात करने के बाद सुनैना फोन को काट देती है और रिशित की तरफ देखकर कहती है, जो भी फाइल को देखने में बिजी था, कुछ मिला तुम्हें? सुनैना ने रिशित से पूछा। अभी मैं बस इस फाइल का पहले पेज पढ़ रहा हूं और पहले पेज में कुछ खास नहीं है, रिशित ने इत्मीनान से जवाब देते हुए कहा। फिर आगे रिशित कहता है, अगर आपकी परमिशन हो तो क्या मैं इस फाइल को अपने साथ लेकर जा सकता हूं? सुनैना ने जवाब देते हुए कहा, ऑफ कोर्स, वैसे भी मुझे नहीं लगता कि इस फाइल की अब हमें कोई ज्यादा जरूरत है। रिशित फाइल को समेट ही रहा था कि उसकी नजर एक कागज पर पड़ी जिसमें कुछ मंजू देवी से रिलेटेड ही लिखा हुआ था, जिसे पढ़कर रिशित हैरान हो जाता है और फौरन फाइल को बंद कर देता है। आखिर क्या लिखा था उस फाइल में, जिसे पढ़कर रिशित हैरान हो जाता है और फाइल को बंद कर देता है। आखिर मंजू देवी रिशित को देखकर क्यों चिल्लाने लगी थी? मंजू देवी को देखकर रिशित की नसें जल बुझ क्यों रही थीं? खिड़की के पास रिशित को मिले उस बॉक्स का आखिर रहस्य क्या है? जानने के लिए सुनते रहिए कहानी का अगला भाग सिर्फ पॉकेट एफएम पर।